ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो हमारे डोमेन्स है वो पहले से मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। और आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ऐप स्टोर में जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे इंस्टॉल की हुई हैं। और डाटाबेस की अगर बात करें तो डाटाबेस मैंने यहाँ पे अभी कोई भी क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, ये कोई एक पहला डाटाबेस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करके पूरा सेटअप करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट में अगर मैं यहाँ पे पहले डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले डोमेन पर मेरी साइट ये लगी हुई है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ बैकएंड के लिए मैंने ये सब डोमेन रखा है तो यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर मैंने साइट मेरी जो डिफ़ॉल्ट साइट रहती है ए पैनल से वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे और फ्रंट एंड के ऊपर काम करने के बाद में हम बैक एंड के ऊपर काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा फाइल अपलोड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने पहले से 3 चीज़ अपलोड की हुई है। पहला मेरा एक बैकएंड का कोड है, दूसरा फ्रेश डाटाबेस है और एक फ्रंट एंड है। तो अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करें तो यहाँ पे फ्रंट एंड की जो फाइल है मैं इसको एक काम करूँगा, यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको कट कर लूँगा। और कट करने के बाद यहाँ जो मेरा मेन डोमेन है, जो मेरा फ्रंट एंड का मेन डोमेन है, इसको बैक एंड वाले को भी हम क्लोज कर लेते हैं। फ्रंट एंड का मेरा मेन डोमेन ये है और यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स हैं तो यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर लूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो फ्रंट एंड का जो मेरा रूट पाथ है वो है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं मैं इनको डिलीट कर लूँगा। और डिलीट करने के बाद अगर मैं अभी साइट को ओपन करता हूँ, देखिए फाइल्स डिलीट कर दी हैं तो देखिए फॉरवर्ड का एरर आ गया। ठीक है, अब हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे जो मैंने अभी कट किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं जिप फाइल को, जो मेरा फ्रंट एंड का कोड था वो देखिए यहाँ पे आपके पास में आपने फाइल डाउनलोड की है वो आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास में पहले से अपलोड था वो मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, और ये INI की फाइल है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब इस जो फ्रंट एंड डॉट जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे राइट क्लिक करके और यहाँ इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट होने तक हमें वेट करना होगा। ठीक है, तब तक हम एक काम और कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डाटाबेस में आता हूँ और यहाँ पे एक डाटाबेस में क्रिएट करता हूँ। डाटाबेस का नाम जो भी आप रखना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं रखता हूँ WS सर्वर। ठीक है, WS सर्वर। ठीक है, मैंने ये रख लिया और मेरे पास में जो पासवर्ड एक बाय डिफ़ॉल्ट आया है इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इसके बाद कन्फर्म कर रहा हूँ। तो डाटाबेस हमारी ओके, डाटाबेस यूज़र नेम पासवर्ड प्लीज। ये देखिए डाटाबेस हमारा क्रिएट हो गया WS सर्वर के नाम से। ठीक है, और अभी हमने जो पासवर्ड रखा है इस डाटाबेस का वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख लेता हूँ, डाटाबेस। ओके, और यहाँ पे जो मैंने यूज़र नेम और डाटाबेस का नाम रखा है, ठीक है, डाटाबेस और यूज़र जो मैंने रखा है वो रखा है WS सर्वर। ठीक है, और पासवर्ड मैंने जो रखा है उसको भी मैं नोट कर लेता कि फ्यूचर में काम आएंगे अभी इंस्टॉलेशन के दौरान। ठीक है, तो डाटाबेस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर अब डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया लेकिन उसके अंदर कुछ फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट अभी नहीं की है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ रूट पासवर्ड में जाएंगे और ये पासवर्ड कॉपी करेंगे और उसके बाद आप यहाँ phpMyAdmin के ऊपर क्लिक करेंगे, पब्लिक एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे phpAdmin में यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रूट रहता है। रूट पासवर्ड जो आपने भी कॉपी किया था उसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है,
देखिए लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने जिस नाम से डाटाबेस बनाया वो ये था। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए अभी ये डाटाबेस ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो फ्रेश डाटाबेस है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने इसको अनजिप कर लिया है और जो जिप फाइल थी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे काम करेंगे, डिलीट कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका था। लेकिन अभी एक्सट्रैक्ट जब हुआ है तो एक फोल्डर यहाँ पे आ गया। एक काम करेंगे, यहाँ से फोल्डर को ओपन करके सिलेक्ट ऑल यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल सभी सिलेक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये इसका मेन फोल्डर आ गया। हमें जो हमारा रूट डोमेन है इसके अंदर फ्रंट एंड का एक फोल्डर नहीं रखना बल्कि सभी फाइलें रखनी है। तो यहाँ पे कट करके और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आएंगे तो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ्रंट एंड का कोड था वो हमने अपलोड कर दिया, जिप फाइल में अपलोड किया था, उसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक env के नाम से फाइल आपको मिलेगी, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस यूआरएल मिलेगा जिसमें आपको डालना है आपका फ्रंट एंड का डोमेन, जो आपका मेन डोमेन रहेगा। जैसे आपके केस में अभी क्या है कि ये है ना, तो इसको कॉपी करके यहाँ से और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे डाटाबेस की डिटेल है। डाटाबेस में यहाँ पे डाटाबेस का नाम डालेंगे, यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड क्या है डाटाबेस का वो यहाँ पे डाल देंगे। देखिए डाटाबेस का यूजर नेम और जो यूजर नेम है डाटाबेस का नाम मैंने ये रखा हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड मैंने ये रखा था, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पासवर्ड की जगह यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे केस में डाटाबेस का नाम और यूजर नेम सेम है जो मैंने रखा है। अगर आपने कुछ अलग रखा होगा तो उसको सेव कर दीजिए, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा। और अब यहाँ पे अगर आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे तो देखिए अभी यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा वूप्स का। ये वूप्स का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डाटाबेस की सेटिंग कर दी और सभी फाइल भी हमने अपलोड कर दी थी हमारे रूट जो हमारा मेन डोमेन है, लेकिन डाटाबेस से उसका कनेक्शन तो बना दिया बट उस डाटाबेस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है। आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे डाटाबेस अभी कुछ नहीं है, इसके अंदर अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो डाटाबेस हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास में यहाँ पे तीनों फाइल मैंने यहाँ पे रखी हुई है और इस फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये काम करता हूँ डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड हो गया। और यहाँ पे आकर के इसको मुझे इंपोर्ट कर देना, मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहीं पे ड्रैग कर दूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कुछ टाइम यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए हमारी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मल्टीपल यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये साइट चल जानी चाहिए अब, ठीक है, साइट चल गई है। आप देख सकते हैं ये साइट हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, ओके। और यहाँ पे अगर मैं अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ हमारे पास में लॉगिन फॉर्म आ गया है और यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, और इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो गया और हम यहाँ पे अब आ गए हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। अब देखिए हमारा फ्रंट एंड तो रेडी हो गया, लेकिन जो वजीपर है ओनली फ्रंट एंड इसका काम नहीं करता, बैक एंड से ये जो व्हाट्सएप का काम रहता है, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना, क्यूआर कोड जनरेट करना, मतलब व्हाट्सएप की जितनी भी एक्टिविटी है वो हमारी बैक एंड से आती है। बैक एंड का हमारा जो सेकंड डोमेन रहता है उसके ऊपर हम Node.js इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वजीपर का फ्रंट एंड तो कोऑर्डिनेटर में बना हुआ है लेकिन बैक एंड Node.js का है, क्योंकि ये जो मिलके काम करता है बैक एंड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूं, अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद अगर मैं ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से आप देखेंगे क्यूआर कोड नहीं आएगा क्योंकि अभी ये व्हाट्सएप की एपीआई से लिंक नहीं है। तो उसके लिए भी काम करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने पहले से हमारा एक जो सेकंड डोमेन नेम है वो आपका सब डोमेन भी हो सकता है। तो देखिए फ्रंट एंड तो हमारा ये रहा और बैक एंड की अगर बात करें तो बैक एंड हमने बनाया API ये हमारा प्रोफेशनल किट.info ये बैकएंड के लिए बनाया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है और ये एक Node.js हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो Node.js जो इंस्टॉल होता है वो रूट डायरेक्टरी में फाइल अपलोड नहीं होती है, जो VPS की रूट डायरेक्टरी होती है वहाँ पे फाइलों को अपलोड किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे आ जाऊँ www रूट के ऊपर और यहाँ देखिए ये रहा हमारा सब डोमेन की रूट डायरेक्टरी,
है ना। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल्स हैं, आप इनको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ना करना चाहें ना कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बैकएंड जो है वो Node.js पे है और Node.js हमेशा सर्वर के रूट पर चलता है। तो रूट यहाँ पे आएगा, देखिए रूट ये है, रूट डायरेक्टरी, और यहाँ पे एक रूट का आपको फोल्डर मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे रूट का फोल्डर है और यहाँ पे आपको कोई एक फोल्डर का नाम यहाँ पे देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मान लीजिए न्यू डायरेक्टरी मैं बना रहा हूँ WA सर्वर के नाम से, ठीक है। ये मैंने फाइल का नाम फोल्डर का नाम मैंने रखा WA सर्वर। ओके सॉरी, मुझे लगता है कि वो WA ही रह गया, हाँ इसको मैं नेम चेंज कर लेता हूँ WA सर्वर। ओके एंटर कर दिया। तो WA सर्वर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, बट अब यहाँ पे कुछ फाइल्स जो मैंने वहाँ रूट डायरेक्टरी पे रखी हुई थी काम करेंगी। सॉरी यहाँ पे नहीं रखा और यहाँ पे रखा हुआ है www के अंदर, ठीक है। और www के अंदर मेरे पास में www रूट के अंदर वो फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बैक एंड का एक जिप है, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। आपके केस में अगर आपके सिस्टम पे आपके लैपटॉप में है फाइल तो सीधा अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले से अपलोड किया हुआ था एक ही जगह पे, यहाँ से मैं कट भी कर सकता हूँ। रूट डायरेक्टरी में आएंगे और यहाँ से रूट फोल्डर में आएंगे, ठीक है ना। ये रूट फोल्डर रहा और रूट फोल्डर में जो मैंने फोल्डर बनाया है WA सर्वर या फिर जो भी आपने नाम दिया होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आप डायरेक्टली अपने सिस्टम से अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड भी कर सकते हैं। मेरे केस में ये अलग था थोड़ा, राइट क्लिक करेंगे, इसको अनजिप कर लेंगे और यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। देखिए फाइल हमारी अनजिप हो गई है लगभग और हो गई है फाइल हमारी अनजिप हो गई है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक config.js के नाम से फाइल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ से सेम काम आपको करना है। जो आपका फ्रंट एंड का जो मेन डोमेन आपका है इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे देखिएगा ये इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि पोर्ट नंबर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर दे रहा हूँ 9100। जो भी आप पोर्ट नंबर देंगे बस आपको ध्यान रखना है कि पोर्ट नंबर आपने क्या दिया है। नीचे आएंगे तो डाटाबेस की सेटिंग है। डाटाबेस में देखिए यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे यूजर नेम है और यहाँ पे डाटाबेस का नाम है। तो मेरे केस में डाटाबेस का नाम भी मैंने सेम रखा था और मेरा जो यूजर नेम था वो भी मैंने सेम रखा था। अगर आपके केस में कुछ आपने अलग रखा है तो यहाँ पे वही आपको सेट करना है जो आपने रखा होगा। मेरे केस में पासवर्ड मेरा ये है तो मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लूंगा और ये मेरा पासवर्ड है, मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा और इतना करने के बाद इसको सेव कर लूंगा। मेरा काम जो बैकएंड का है वो लगभग 80% हो चुका है, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ देखिए अभी ये जोकत आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, जो हमने सब डोमेन नेम लिया है अपना रूट डायरेक्टरी Node.js के लिए बैकएंड के लिए, तो यहाँ पे हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं है। वहाँ पे जोकितु हमारी डिफॉल्ट फाइल जो थी वो जोकितु है, लेकिन हम इस सब डोमेन के ऊपर हमारा Node.js रन करेंगे और Node.js हमारा रूट के ऊपर रन होता है। और उसके अंदर रन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हमें Node.js को रन करना है, इसलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी का यूज करके हम इस सब डोमेन के ऊपर अपना जो Node.js है उसको जिस पोर्ट पे वो रन हो रहा है उस पर सेट कर देंगे। क्योंकि देखिए ये हम Node.js पे करना चाहते हैं रन, तो उसके लिए रिवर्स प्रॉक्सी ऐड कर लेंगे, इसको इनेबल करेंगे एडवांस फीचर को। और रिवर्स प्रॉक्सी का नाम जो भी आप रखना चाहेंगे वो रख दीजिए। उसके बाद टारगेट यूआरएल, यहाँ पे आपको अपना लोकल होस्ट का यूआरएल डालना है और ये ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए कोलन के बाद में 9900 है, ये पोर्ट नंबर है। तो जो भी आपने config.js में पोर्ट नंबर रखा था वो आपको यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। 9100 मैंने रखा था, मैंने इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो सब डोमेन है उसको हमने रिवर्स प्रॉक्सी से कह दिया कि आपको इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब ये जो उसकी रूट की फाइल थी वो काम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने उसको पोर्ट के ऊपर काम करा दिया। तो अब हमें उस पोर्ट को रन करना है, वो पोर्ट रन नहीं है और जिस पोर्ट पे वो पोर्ट है उस पर हमारा Node.js का कोड रन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया था रूट फोल्डर में, तो यहाँ पे उस फोल्डर में पहले हमें जाना है। cd करके कमांड रहती है cmd की, तो यहाँ पे cd और फोल्डर का नाम, आपके केस में जो भी आपने फोल्डर का नाम बनाया है, मेरे केस में मैंने WA सर्वर बनाया है तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, उस फोल्डर में मैं आ गया। उस फोल्डर में एक app.js करके मेन फाइल है, तो उसको हम रन करेंगे pm2 की मदद से। pm2 यहाँ पे लिखेंगे start app.js, ये आपको लिखना है और एंटर करना है।
जैसे आप एंटर करेंगे अभी आप देखेंगे अब हमारा जो बैकएंड है वो ऑनलाइन हो गया, मतलब Node.js जो है हमारा वो रन हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी आप देखेंगे जैसे ही Node.js हमारा रन होगा तो इस तरह से आपको JSON का कोड मिलेगा छोटा सा। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैकएंड है वो रन हो चुका है। बैकएंड रन हो गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकएंड का जो URL है इसको कॉपी कर लेंगे और इसको लिंक कर देंगे अपने फ्रंट एंड से, क्योंकि देखिए अपने बैकएंड तो रन कर लिया लेकिन अभी उसको फ्रंट एंड से लिंक नहीं किया है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी QR कोड नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी जोका तो है, इसको नहीं पता इसका बैकएंड का URL क्या है और इसको कहाँ से हमें लॉगिन करना है। तो उसके लिए काम करेंगे, यहाँ सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे की तरफ सोशल नेटवर्क सेटिंग, जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो बैकएंड का URL है प्रॉपर URL आपको इस तरह से डालना है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब हमारा जो बैकएंड है हमारे फ्रंट एंड से लिंक हो गया है। अब हमारा 101% काम कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे QR कोड आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करें, ये देखिए हमारा QR कोड आ गया है। अब QR कोड को आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक डिवाइस में जाके स्कैन करके व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से बल्क मैसेजिंग, चैट बोट या फिर अदर जितने भी फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से ए पैनल पर वजीपर स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी हैं। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू वजीपर स्क्रिप्ट चाहिए विद इंस्टॉलेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वजीपर के पैनल में आपके कोई इशू आ रहा है तो आप उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।